हेलो दोस्तों, मैं शाहरुख पवार लेकर आया हूं आज कक्षा 12 के भूगोल विषय के अध्याय संख्या 9 के महत्वपूर्ण नोट्स। दोस्तों, इस अध्याय को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसके दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो और आपकी इस वीडियो में रुचि बनी रहे। इसलिए इस अध्याय से संबंधित जो नोट्स हैं उनके दो भागों में आपको वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे। मित्रों, आपका वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न, किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पुटअप कर सकते हैं और हम आपका सही जवाब देने की कोशिश कर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यदि इस अध्याय से संबंधित आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गत वर्षों में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 2018 में प्रश्न आया था, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, दो उदाहरण देकर समझाइए। तो मित्रों, यह 2 नंबर का प्रश्न 2018 में पूछा गया था। 2019 में यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न पुटअप नहीं हुआ था। दोस्तों, भूगोल विषय में कहने को ब्लूप्रिंट फिक्स तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अध्याय संख्या 9 से 1 और 2 नंबर के सवाल पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन हमें ये फिक्स नहीं रखना है कि यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर के ही पूछे जाएं। यहाँ पे 3 और 4 नंबर के प्रश्नों की भी हमें तैयारी करनी है। यदि पूछ लिया जाए तो ऐसा न हो कि आप डगमगा जाओ, इसलिए हमें बेहतरीन तैयारी के साथ में परीक्षा में प्रवेश लेना है। अध्याय का नाम है द्वितीयक व्यवसाय। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय की। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो की लिंक दी हुई है, कृपया उस पर जाकर पिछला वीडियो अवश्य देखें जो अध्याय संख्या 7 से संबंधित था। तो देखिए, उसमें हमने पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय क्या है। तो मानिएगा कि ये प्राथमिक व्यवसाय है और ये द्वितीयक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं, जिसमें सीधी प्रकृति के द्वारा कुछ न कुछ चीज़ उपलब्ध करके वो सीधी उपयोग में ली जाती है। जैसे खेती करके यहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय में प्राप्त किया गया गन्ना, तो गन्ना जब प्राप्त करके और इन लोगों के द्वारा सीधा ही उपयोग में ले लिया गया तो ये कृषि हो गई एक प्रकार से। यह क्या कहलाई? प्राथमिक व्यवसाय कहलाया, प्राथमिक क्रियाएं कहलाई। लेकिन यहाँ से गन्ना प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो उत्पाद है वो उत्पाद यदि कारखानों में जाके और जो है परिष्कृत और परिवर्तित होता है, मतलब उसको शुद्ध करके, साफ करके और परिवर्तित करके उसका मूल्यवर्धन कर दिया जाए, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, मतलब गन्ने की चीनी बना दी जाए उद्योग में ले जाकर, तो उसका मूल्यवर्धन होने के पश्चात जो क्रिया कहलाई वो किसके अंतर्गत आएगी? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। प्रश्न बनता है, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकृति द्वारा दिए हुए संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोगी व मूल्यवान बनाने से संबंधित क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। मतलब प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त, अभी उदाहरण में हमने देखा कि जो गन्ना है वो यदि प्रकृति के द्वारा प्राप्त कर लिया हमने और उसका अपन सीधा उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसे परिष्कृत और परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब शुद्ध कर रहे हैं और उसको बदल रहे हैं किसी चीज़ में, और उसको बदल करके उसे उपयोगी बना रहे हैं और मूल्यवान बना रहे हैं, उसके मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं, तो ऐसी जो क्रियाएं होती है, ऐसे जो काम होते हैं वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। समझ में आया होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि उद्योग जो होता है, कोई भी उद्योग है, उसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाले जो कारक है, कारक का मतलब आप कारण से समझे, कारण। तो क्या कारण है जो उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं? इसका और किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। मतलब उद्योगों का स्थानीयकरण, मतलब उद्योग कहाँ लगेगा उसके कारण बताइए।
कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे ये बात निर्धारित हो कि उस उद्योग को कहाँ लगना चाहिए और वो कहाँ लगेगा। अगला अथवा में और प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए या कारकों को स्पष्ट कीजिए। मतलब उद्योगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अगला एक और प्रश्न, उद्योगों का विकास उन्हीं स्थानों पर संभव है जहां उनके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती है। कैसे, स्पष्ट कीजिए। मतलब उद्योगों के जो स्थानीयकरण है, जो उन स्थानों पर उसका विकास संभव है जिन स्थानों पर क्या हो, आवश्यक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हो। अब वो आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं जिसके माध्यम से उद्योग को वहीं पे स्थापित होना पड़ता है, उनका अध्ययन इस प्रश्न में हम करेंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। यहाँ से 2 नंबर का, 3 का और 4 का प्रश्न कैसे भी बन सकता है, इसलिए अपन को विशेष तरीके से इसको समझना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। यदि हेडिंग याद होती है तो हम आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जिसमें महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल की उपलब्धता या कच्चे माल की उपलब्धता है। तो किसी भी उद्योग के लिए सबसे ज़रूरी है उसका कच्चा माल, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कच्चा माल नहीं पहुंचेगा तब तक उसका प्रोडक्शन किसी चीज़ का स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अपन चीनी उद्योग लेकर बैठे हैं। चीनी उद्योग में जब तक गन्ना नहीं आएगा, जब तक गन्ना जो है वो कच्चे माल के स्वरूप नहीं पहुंचेगा कारखाने तक, तब तक चीनी बनाना प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो किसी भी उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता होनी ज़रूरी है और नज़दीक होनी ज़रूरी है। क्योंकि मान लो कच्चा माल बहुत दूर मिलता हो तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, कच्चा माल मंगवाएंगे, फिर तैयार करेंगे उस माल को। तो मंगवाने में इसमें क्या होगा, परिवहन की लागत बहुत ज़्यादा लग जाएगी। इसलिए कच्चे माल के समीप ही जो है वो कारखानों को लगाया जाता है। देखिए क्या लिखा है, किसी भी उद्योग का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उससे संबंधित कच्चा माल आसानी पूर्वक, पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि ये कोई भी उद्योग है, इस उद्योग से संबंधित इसका कच्चा माल जो है वो एक तो इजीली मिल जाना चाहिए, एक पर्याप्त मात्रा में। जैसे मान लो इनको पर मंथ 600 किलो की आवश्यकता है कच्चे माल की, तो ये 600 किलो मिल जाना चाहिए। आगे, सस्ती दर पर उपलब्ध होना चाहिए। सस्ती दर मतलब एकदम वाजिब जो मूल्य है वो कच्चे माल का यहाँ पे लगना चाहिए। अतः वे उद्योग जिनमें कच्चा माल भारी होता है वे कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापित किए जाते हैं। और कई उद्योग ऐसे होते हैं जिनका कच्चा माल बहुत भारी होता है, तो उस स्थिति में उन उद्योगों को कच्चे माल वाले स्थान के पास ही लगाया जाता है। कारण ये है क्योंकि भारी होगा तो एक तो उसको, जैसे मान लो यहाँ पे ये लोहा इस्पात का उद्योग है, यहाँ पे कोयला चूने की खदानें हैं, तो इनको यदि इनकी डिस्टेंस दूर हुई, ज़्यादा दूरी हुई, तो दूरी होने से क्या होगा, जो गाड़ी आएगी यहाँ से कच्चा माल लाना पड़ेगा, तो इसकी परिवहन लागत जो है, परिवहन लागत क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। दूसरी चीज़, इसको लाने ले जाने में भी क्या होगी, मुश्किल होगी। अगला बिंदु है शक्ति के साधनों तक पहुंच। मतलब उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने का दूसरा प्रमुख कारण है शक्ति के जो साधन है, ऊर्जा के साधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, बिजली, ये सभी जो है इनके पास में उद्योगों को स्थापित किया जाता है। कारण क्योंकि हर उद्योग को आज के समय में शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है मशीनीकरण वगैरह में। तो देखिए, शक्ति का उद्योगों तक सरलतापूर्वक सस्ती दर पर पहुंचना उद्योगों के लिए तथा उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए आवश्यक है। शक्ति की मांग उद्योगों में बहुत रहती है, इसलिए आसानीपूर्वक सस्ती दर पर, कम रेट पर जो है वो शक्ति पहुंचनी चाहिए उद्योगों तक। यह बहुत ज़रूरी बात है उद्योगों के लिए। कोयला, पेट्रोलियम आदि शक्ति के प्रमुख स्रोत हैं। लोहा इस्पात ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोयला खदानों के पास स्थापित किए जाते हैं। मतलब लोहा इस्पात उद्योग जो है वो शक्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयला की खदान जो है उनके पास स्थापित किए जाते हैं। भारत के अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग
दामोदर नदी घाटी के झरिया, रानीगंज कोयला क्षेत्रों के समीप स्थापित किए गए हैं। अब देखो, भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग ज़्यादातर झरिया और रानीगंज जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनके समीप स्थापित किए गए हैं। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि उद्योग जो है वो शक्ति के साधनों के समीप स्थापित होते हैं। एल्यूमीनियम उद्योग, जिसमें शक्ति की अधिक आवश्यकता रहती है, वह सदैव शक्ति जल विद्युत उत्पादक केंद्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं। शक्ति और जल विद्युत के जो उत्पादक केंद्र हैं उनके पास ही क्या लगाया जाता है, एल्यूमीनियम उद्योग लगाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है परिवहन के साधनों तक पहुंच। मतलब उद्योग धंधे जो है वो ज़्यादातर वहीं स्थापित होते हैं जहां पे परिवहन के साधन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, परिवहन का फैलाव अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि परिवहन जब मजबूत होगा तभी जो है वो कच्चा माल आसानी पूर्वक कारखानों तक पहुंचाया जाएगा और तैयार माल आसानी पूर्वक बाज़ारों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, कच्चे माल को उद्योगों तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए सस्ती परिवहन सुविधा आवश्यक है। और वो परिवहन सुविधा कैसी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए उसमें। औद्योगिक विकास के लिए पूर्ण विकसित परिवहन जाल का होना आवश्यक होता है। अब उद्योग धंधों के विकास के लिए क्या होना चाहिए, पूर्ण विकसित मतलब अच्छा मजबूत परिवहन जाल, मतलब परिवहन का फैलाव होना जरूरी होता है। परिवहन लागत उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अब परिवहन की लागत जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उद्योग वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा महंगा परिवहन यदि है तो वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें परिवहन लागत क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में विकसित परिवहन तंत्र के कारण उद्योगों का विकास संभव हुआ है। मतलब उद्योग वहाँ इसलिए विकसित हुए हैं क्योंकि वहाँ पे परिवहन का फैलाव जाल जो है वो बहुत ही अच्छा है, मजबूत है, विकसित है। इसके विपरीत एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो है उनके कई सारे देशों में उद्योगों का जो परिवहन तंत्र है, परिवहन का जो फैलाव है, उसकी सुविधा का अभाव पाया जाता है। वहाँ पे परिवहन की कमी पाई जाती है, जिस कारण से वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास क्या हुआ है, कम हुआ है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बाजार तक पहुंच, अर्थात उद्योग धंधे उन्हीं स्थानों पर लगेंगे जहां पर बहुत बड़ा बाजार हो, सघन जनसंख्या हो। क्योंकि पिछड़े हुए क्षेत्र में वहां पर उद्योगों के जो उत्पाद हैं उनकी मांग नहीं होगी तो उद्योग धंधा चलेगा नहीं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि वहां पर बहुत बड़ा बाज़ारीय केंद्र होना चाहिए। तो देखिए मित्रों, उद्योगों के विकास के लिए विकसित बाजार होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है विकसित बाजार का होना। बाजार का तात्पर्य उन विशाल क्षेत्रों से है जहां उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की मांग हो, जो उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं उनकी डिमांड होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां पे उनकी डिमांड हो, उन्हीं क्षेत्रों में वो उद्योग लगाए जाते हैं। तथा लोगों की क्रय शक्ति हो, लोगों की खरीदने की क्या हो, क्षमता हो। विकसित देशों में लोगों की क्रय शक्ति अधिक होने के कारण तथा सघन जमाव के कारण विकसित देशों के प्रमुख बाजार हैं। अब विकसित देशों में प्रमुख बाजार क्यों हैं? क्योंकि एक तो उन लोगों की क्रय शक्ति अधिक है, वहाँ खरीदने की क्षमता है, उन लोगों के पास पैसे हैं, तथा सघन जमाव है। सघन जमाव का मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, इसीलिए वहाँ पे मेन बाज़ार पाए जाते हैं, प्रमुख बाज़ार पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में पूर्वी भागों तथा पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख बाज़ारीय केंद्र हैं या क्षेत्र हैं। आगे, कुशल श्रमिक। बढ़ते हुए मशीनों के प्रयोग ने उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। हालांकि क्या हुआ है कि मशीनों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है आज के युग में, इसलिए श्रमिकों पर उद्योग जो डिपेंड हो रखे थे वो अब थोड़े कम हो गए हैं। यद्यपि आज भी अनेक उद्योगों में कुशल व अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, फिर भी क्या है कि आज भी बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनमें कुशल और अकुशल श्रमिक
की डिमांड रहती है। कैसे कुशल और अकुशल क्या है देखिए, कुशल श्रमिक वो जो अपने काम करने के तरीके में माहिर है, और अकुशल श्रमिक वो जो एकदम परफेक्शन के साथ में काम नहीं कर सकता, वो बाहुबल भुजबल के आधार पर काम कर सकता है, मतलब एक प्रकार से लेबर टाइप। जिन क्षेत्रों में सस्ती दर पर और पर्याप्त मात्रा में श्रमिक मिल जाते हैं उन क्षेत्रों में अधिक उद्योग धंधे पाए जाते हैं, क्योंकि वैसे ही क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाएंगे जहाँ पर श्रमिक आसानी से मिल जाए। ऐसे नहीं हो कि वहाँ पर श्रमिक लोगों की जो है वो कमी रहेगी तो फिर उद्योग धंधों में काम कौन करेगा। इसके अतिरिक्त देखिए मित्रों, पूंजी भी हो सकती है, जलवायु भी हो सकती है और जलापूर्ति भी हो सकती है। मैंने आपको 5 बता दिए हैं, परीक्षा में अधिकतम 4 पूछे जा सकते हैं, फिर भी आप इन तीनों को भी एक बार के लिए देख लें। आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, लोहा इस्पात को धुरी उद्योग क्यों कहते हैं? अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का उत्तर सेम ही होगा। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग जो है वो अति महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका उत्तर ये होगा कि लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल को उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसके बगैर किसी भी उद्योग के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों, आगे का वीडियो अगले पार्ट में डाला जाएगा ताकि वीडियो लंबा न हो, और आगे सतत रूप से वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। धन्यवाद।